Good morning students, welcome to TNPS online classes. Class 10th, I hope you are studying. This is another video of theory of demand. Class 10th आज हम लोग एक और वीडियो करेंगे theory of demand का. I hope that first video you have studied. वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिमांड क्या होता है, what are the three factors which are necessary for a demand. फिर हम लोग ने बात की कि डिमांड की क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क करता है. तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. हाउ डज लॉ ऑफ डिमांड वर्क. देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए और उसे नोट कर लीजिए सो दैट यू शुड रिमेंबर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए. इसके 3 पॉइंट्स हैं, मैं अभी आंसर भी बता दे रहा हूँ इसका. द क्वेश्चन इज व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स. डिमांड जो कर्व होता है, आपको मालूम है ना, स्लोप डाउनवर्ड्स होता है क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है और प्राइस जब घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, यानी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इनवर्स रिलेशनशिप चलता है. तो व्हाई डज इट अकर. तो इसमें 3 मेन कारण है. फर्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. व्हाट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर या इनकम इफेक्ट कहते हैं इसे. एज यू नो दैट इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड, सो ही और शी कैन ओनली स्पेंड a fixed amount for a product. एज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर जो होती है वो फिक्स्ड होती है. ऐसा नहीं है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, जो मर्जी जितना चाहे खर्चा कर ले. अरे भाई, एक लिमिटेड अमाउंट में ही अर्न कर रहा है और उसमें उसे जितना भी मिल्क के लिए खर्चा करना है वो अलग रखता है, जितना भी वीट के लिए करना है अलग, जितना पेट्रोल एक्सपेंसेस है वो अलग. तो दे हैव अ सर्टेन अमाउंट जो वो बहुत ज्यादा बढ़ाते घटा नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते. इसीलिए जब प्राइस बढ़ती है तो वो कम खरीदने लगते हैं और जब प्राइस घट जाती है तो वो ज्यादा खरीदने लगते हैं उसी रेट पे. तो दैट इज व्हाई पहला रीजन हो गया इनकम इफेक्ट. सेकंड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए, बड़ा मजेदार इफेक्ट होता है ये. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप कोई भी चीज ज्यादा कंज्यूम करते हैं, द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. जैसे मान लीजिए आप बहुत पिज्जा के शौकीन बंदे हैं, आपको पिज्जा बहुत पसंद है, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, मान लीजिए आपने 2 स्लाइसेस खाए, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगा इससे अच्छा तो कुछ दुनिया में नहीं है. फिर जब तीसरा पीस खाया आपने तो आपको थोड़ा मजा कम आने लगा. क्यों? क्योंकि आपका स्टमक फुल होने लगा. इसी तरह से जब आपने चौथा पीस खाया तो आपको और कम अच्छा लगा. यानी क्या हुआ कि आप उस पर आप ज्यादा स्पेंड करना नहीं चाहोगे. आपने एक लिमिटेड अमाउंट खर्चा कर दिया, अब उससे ज्यादा खर्चा करने के मूड में आप नहीं हो. क्यों? क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन उससे पूरा हो गया है. जैसे एक गिलास पानी की जरूरत है तो आप ये नहीं कि 4 गिलास पानी पी लोगे, एक गिलास में आपकी प्यास बुझ गई, आपने पानी पीना बंद कर दिया. दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. और तीसरा इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखो बेटा क्या होता है, हम लोग ने बात की थी ना सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर याद हो तो. सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं कि किसी एक दूसरे को रिप्लेस कर सके. जैसे टी और कॉफी हो गया, कैंपा कोला कोका कोला हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं. पेट्रोल गाड़ियां अलग होती हैं, डीजल गाड़ियां अलग होती है, लेकिन क्या होता है जब पेट्रोल बहुत महंगा होता है तो लोग डीजल गाड़ियां खरीदने लगते हैं. अब इसमें ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण से लोग ज्यादा अमाउंट खर्चा नहीं करते. इसीलिए ऑलवेज बीन सेड दैट डिमांड ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स. यहां तक आपको समझ में आया. इसके बाद मैंने आपको कुछ अजम्पशंस बताए थे कि दैट हाउ डज आवर लॉ ऑफ डिमांड वर्क. तो मैंने आपको बताया था इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इसके बाद मैंने आपको इंफीरियर गुड्स बताए थे. इंफीरियर गुड्स मतलब दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज. जैसे कि डालडा की लोग ज्यादा खरीदते हैं जब उनकी इनकम कम होती है. जब इनकम बढ़ जाती है तो वो देशी घी पे स्विच कर जाते हैं. इसी तरह टोन्ड मिल्क और स्कीम्ड मिल्क होता है, तो फुल क्रीम मिल्क तब आदमी लेता है जब उसकी इनकम ज्यादा होती है. इनकम जैसे ही कम हुई तो वो किस पे चला जाता है, टोन्ड या स्कीम्ड मिल्क पे. अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड की. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क ना करे, ऐसी सिचुएशन जहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं वर्क करता, वो क्या कौन सी सिचुएशन होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये 2-2 नंबर या 5 नंबर का एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान से सुने और इसको नोट डाउन करें. पहला होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट गिवन गुड्स. क्या होता है गिवन गुड्स या गिवन पैराडॉक्स. गिवन गुड्स या गिवन पैराडॉक्स क्या है, इसमें सर प्रोफेसर गिफेंस ने इसकी एक स्टडी की थी इकोनॉमिक्स में. ये इंग्लैंड के प्रोफेसर थे. इन्होंने ये पढ़ा कि जब कभी किसी भी इंसान की इनकम स्टेबल रहती है लेकिन किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है. मान लीजिए कि एक जगह पर कुछ पर्सन वर्क कर रहे थे, लेबर्स, और वो उनकी इनकम तो फिक्स थी और वो मीट और वीट खाते थे, मतलब मीट भी लेते थे और वीट भी खाते थे.
और क्या हुआ कि वहां पर वीट की प्राइस बढ़ गई, वीट जो हो गया वो महंगा हो गया, वीट महंगा हो गया तो यानी कि अब सिंपल सा अगर लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो वीट कम कर देना चाहिए, मीट ज्यादा खाना चाहिए, करेक्ट। लेकिन क्या हुआ कि वीट उन्होंने ज्यादा कंज्यूम किया और मीट को सेक्रीफाइस किया। क्यों? क्योंकि मीट जो था उनके लिए एक लग्जरी आइटम था, क्योंकि उससे तो उनको टेस्ट मिलता था, उससे तो उनके फूड में क्या आता था, एक तरह से लग्जरी आती थी। लेकिन जो वीट था वो उनको बल्क प्रोवाइड करता था, उनके लिए होलसम फूड था वो, यानी कि वो क्या था, ऐसा गुड्स जिसको उन्हें खाकर ज्यादा ताकत मिलेगी और वो सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मीट को सेक्रीफाइस कर दिया और जबकि वीट को ज्यादा खाने लगे। इसी को बोलते हैं गिवन पैराडॉक्स या गिवन गुड्स। सेकेंड आपका होता है इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होता है समझ लो। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन एक सिंपल सी चीज अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लोग अपनी बड़ाई दिखाते हैं, जिसमें कहते हैं यार ये मेरे पास ये लग्जरी का आइटम है, तुम लोग क्या अफोर्ड कर पाओगे, तुम्हारी हैसियत के बाहर है, तुम्हारी हिम्मत के बाहर है। तो उस केस में ये प्रोडक्ट्स कहलाते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। तो ये जितने महंगे होते हैं उतने ही वैल्यूएबल माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोहिनूर हो गया, जैसे मान लीजिए कोई एंटीक क्लॉक हो गई, एंटीक वॉच हो गई, कुछ भी हो सकता है इससे रिलेटेड, कुछ एंटीक डायमंड हो गया। तो जैसे डायमंड लेना है उसके लिए महंगा है तो वो ज्यादा अच्छा है, तो उसका ना महंगा है तो बेहतर है, दैट इज व्हाट। नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आता है इग्नोरेंस। कई बार क्या होता है लोग इग्नोर कर जाते हैं जब कभी किसी चीज की प्राइस कम होती है, जब उसको रीपैक कर दिया जाए अच्छे से, उसको ब्रांडिंग कर दी जाए, उसको कवर कर दिया जाए तो लोग उसे महंगे दामों में भी खरीद लेते हैं। इसका बहुत एग्जांपल अच्छा आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड एक बुक थी, उस बुक का जो प्राइस था वो बहुत कम था, मात्र $10 की वो किताब थी और उसमें पिक्स थी। अब उसको कोई नहीं खरीद रहा था, उसको क्या किया गया, उसको अच्छे से जैकेटेड करके पैक वगैरह कर दिया गया और उसको दाम उसका $100 कर दिया गया और लोग फिर उसको लेने के लिए लाइन लगा दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले वो चीज इग्नोर कर दी थी, उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये कैसे है क्या है, और बाद में जब उन्हें मालूम चला तो उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में उसे लेना स्टार्ट कर दिया। दैट इज नोन एज बेसिकली द इग्नोरेंस इफेक्ट। तो इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे मूवमेंट ऑफ सप्लाई। यहां तक आई होप आपको समझ में आया। ये बेसिकली था आपका एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। 3 मैंने बताए हैं, होते इसमें 5-6 हैं। पहले 3 आप अच्छे से इसको लर्न करके खत्म करिए, क्योंकि 3 तो आपको आने ही आने चाहिए, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले समझ लीजिए कंपोजिट डिमांड क्या होता है। कंपोजिट डिमांड होता है व्हेन आवर प्रोडक्ट इज नीडेड फॉर मेनी थिंग्स। एक प्रोडक्ट जब बहुत सारी चीजों के लिए यूज में आता है, दैट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज में आता है, फॉर कुकिंग पर्पज भी यूज में आता है, फॉर आप कह सकते हो रनिंग फैक्ट्रीज ऑल्सो इट इज बीइंग यूज्ड, फॉर रनिंग फर्नेसेस ऑल्सो इट इज बीइंग यूज्ड। जैसे मिल्क घी के लिए भी, कुकिंग के लिए भी, ड्रिंकिंग के लिए भी, फॉर आप कह सकते हो चीज, फॉर कर्ड, बहुत सारी चीजों के लिए यूज में आता है, दैट इज कंपोजिट डिमांड। सेकेंड होती है डिराइव्ड डिमांड। एक डिराइव्ड डिमांड क्या होती है, मान लीजिए एक मेन चीज प्रोड्यूस करनी है और उसके लिए जो और चीजें साथ में जरूरत हो, जैसे मान लीजिए एक घर बनाना है, हाउस बनाना है, उसके लिए सीमेंट चाहिए, ब्रिक चाहिए, आयरन बार्स चाहिए, पेंट चाहिए, सारी कुछ, तो दैट इज बेसिकली डिराइव्ड डिमांड। इसके बाद आपको जॉइंट डिमांड मैंने बताया था। जॉइंट डिमांड मतलब जब 2 चीजों की डिमांड एक साथ किया जाए। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, पेन रिफिल, कार पेट्रोल, करेक्ट। इसी तरह से आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली 2 थिंग्स जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे बोर्ड पे बनाया हुआ है, इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। एक है जो आपका डायग्राम 2 है, इसे समझ लीजिए, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देखो क्या होता है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बेसिकली होता है व्हेन देयर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइस। देखिए यहाँ पे कंडीशन है P0 पे जो डिमांड थी वो Q0 थी, करेक्ट। अब ये देखिए क्या हुआ कि जब प्राइस इसकी बढ़ गई, प्राइस बढ़कर क्या हो गई, यहाँ पर देख लीजिए प्राइस बढ़कर P1 हो गई, जो डिमांड थी वो घट गई और डिमांड घटकर क्या हो गई Q1, यानी ओरिजिनल केस में से देखिए क्या हुआ, Q0 से घटकर कहां पे आ गई, Q1 पे, प्राइस बढ़ने के कारण से। अभी यही सेकंड कंडीशन देखिए, व्हेन देयर इज, ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये वाला जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज नोन एज
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ। याद रखिएगा, when there is a change in the demand of a commodity due to the increase or decrease in the price, that is extension and contraction of demand। तो ये क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने के कारण से डिमांड घट गया, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी यही जो सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जब डिमांड है वो बढ़ रहा है, P2 के केस में दाम तो घट गया, प्राइस डिक्रीज हो गई। व्हेन द प्राइस डिक्रीज सो डिमांड इंक्रीज, डिमांड क्या हो गया, Q2 हो गया। दिस शोज दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यहां पर व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए, कभी कभार क्या होता है, व्हेन देयर इज नो रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अदर फैक्टर्स के कारण से, अदर फैक्टर्स के कारण से मतलब जैसे मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स हो गए, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होने के कारण से डिमांड में चेंज आ गया, मतलब अदर फैक्टर्स के कारण से डिमांड में चेंज आ जाए, तो उस केस में कहते हैं आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। क्या हो रहा है यहां पर, जब अदर फैक्टर्स के कारण से, अदर फैक्टर्स के कारण से मतलब जब कभी प्राइस आपका सेम रहेगा। देखिए प्राइस यहाँ पे क्या स्टेबल है, प्राइस देख लीजिए P0 का P0 ही है, प्राइस कहीं नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ कंडीशन देखिए अलग अलग हो रही है, लेकिन प्राइस सेम है। तो प्राइस सेम होने के कारण या उसके बावजूद जब कभी डिमांड में चेंज आए, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ये कब होता है समझ लीजिए, जब कभी हम मान लीजिए पहली कंडीशन में तो ये 0 ही है, मतलब P0 पे Q0 कोई चेंज नहीं, P0 पे Q1 मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कैसे है ये, क्योंकि यहाँ पर प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड बढ़ गई। ये कैसे हो सकता है, ये तब होगा जब मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के दाम बढ़ गए हों, मतलब इस गुड का दाम तो नहीं बढ़ा लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड के दाम बढ़ गए होंगे, तो लोग क्या किए, इस गुड को ज्यादा लेने लगे और सब्स्टिट्यूट गुड को छोड़ दिया होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के दाम घट गए होंगे, मान लीजिए पेन के दाम घट गए होंगे, तो रिफिल अपने आप उसी रेट पे ज्यादा लोग डिमांड करने लगे क्योंकि उस पेन को खरीदते होंगे। इसी तरह से अपोजिट क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। ये केस क्या है आपका, डिक्रीज का। ये कैसे हो गया, जब कभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के दाम बढ़ जाएं और सब्स्टिट्यूट गुड्स के दाम घट जाएं, मतलब अपोजिट हो गया वो केस। तो इस केस में क्या हुआ, दाम भले ही नहीं चेंज हुआ बट डिमांड डिक्रीज हो गई, दैट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। This is a very important topic. Please go through it. And if you have any doubt, any problem, you can call me, text me, subscribe your channel, share it. Thank you. Jai Hind.